नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे अल्कोहलिक लिवर डिजीज़। एक्सेसिव एथेनॉल के कंजप्शन से जो है मोर देन 60% क्रोनिक लिवर डिजीज़ हो रही है वेस्टर्न कंट्रीज़ में, और ये तकरीबन 40 to 50% डेथ करवा रही है ड्यू टू सिरोसिस। ठीक है, इसकी वजह से सिरोसिस होगी और डेथ हो जाएगी। तो अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट ऑफ द क्रोनिक अल्कोहलिक कंजप्शन आर ओवरलैपिंग फॉर्म्स ऑफ अल्कोहल रिलेटेड फैटी लिवर डिजीज़, जो हमने पहले ही डिस्कस किया कि उसकी वजह से जो हेपेटिक स्टीटोसिस हो रही है, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस और फाइब्रोसिस एंड सिरोसिस। तो कलेक्टिवली हम इसको अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ कहते हैं। फिगर 16.18 में यहाँ पे अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ दिखाया गया है। ये देखिए, इसमें इंटर रिलेशनशिप है अमंग द हेपेटिक स्टीटोसिस, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस और अल्कोहलिक सिरोसिस। ठीक है, ये सब शोन है और इनमें जो की मॉर्फोलॉजिक फीचर्स हैं वो भी लिस्टेड है। तो जैसे हम आगे डिस्कस करेंगे स्टीटोसिस, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस और स्टीटोफाइब्रोसिस, ये सब जो है इंडिपेंडेंटली डेवलप करेंगे और ये कंटिन्यूम में जो है डेवलप नहीं करते, इंडिपेंडेंटली करेंगे। ये सारा हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। बिटवीन 90% एंड 100% ऑफ हैवी ड्रिंकर्स डेवलप फैटी लिवर, दैट इज़ कि उनको हेपेटिक स्टीटोसिस हो जाती है, और वो जो 10% से 35% है उनको अल्कोहलिक हेपेटाइटिस हो जाती है, जबकि सिर्फ 8% से 20% जो क्रोनिक अल्कोहलिक है उनको सिरोसिस होती है। ठीक है, ये जो है इसमें वेरिएशन है। स्टीटोसिस, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस और फाइब्रोसिस ये सब्सिक्वेंशियली या फिर इंडिपेंडेंटली डेवलप करेंगे, तो ये नेसेसरीली जो है वो कोई सीक्वेंशियल कंटिन्यूम ऑफ चेंजेस को रिप्रेजेंट नहीं करते। ये सब जो है हमने कहा इंडिपेंडेंटली डेवलप होंगे या सीक्वेंशियली डेवलप होंगे, एक कंटिन्यूम में नहीं होंगे। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा अराइज करता है 10 से 20% पेशेंट में, जो कि अल्कोहलिक सिरोसिस के होते हैं। अब इसकी पैथोजेनेसिस को समझते हैं। शॉर्ट टर्म अगर इंजेक्शन की जाए एज मच एज 80 ग्राम ऑफ एथेनॉल पर डे, यानी 5 to 6 बियर्स या 8 to 9 आउंसेस, या फिर हम 80 प्रूफ लिक्वर अगर कोई पेशेंट ले तो जनरली इससे माइल्ड रिवर्सिबल किस्म के हेपेटिक चेंजेस होंगे, माइल्ड होंगे, और वो रिवर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि फैटी लिवर हो सकता है। क्रोनिक इनटेक अगर किया जाए 40 to 80 ग्राम पर डे, तो ये बॉर्डर लाइन कंसिडर किया जाता है एज अ रिस्क फॉर सिवियर इंजरी, for the reason that may relate to decreased gastric metabolism of ethanol and differences in the body composition। तो उस हिसाब से जो है वुमेन ज़्यादा ससेप्टेबल होती हैं बनस्बत मैन के फॉर द हेपेटिक इंजरी। तो देखा गया है हाउ ऑफन व्हाट वन ड्रिंक्स, कितना ऑफन और कौन सी ड्रिंक जो है वो अफेक्ट करेगी रिस्क फॉर द लिवर डिजीज़ डेवलपमेंट, वो डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर बिंज ड्रिंकिंग की जाए, बहुत ज़्यादा कंजप्शन की जाए एथेनॉल की, तो उससे ज़्यादा लिवर इंजरी होगी बनस्बत associated with steady lower level consumption. Since not everyone who drinks gets all the listed complication, individual possibly genetic risk factors must exist, but no reliable marker of susceptibility are known. In the absence of clear understanding of the factors that influence the liver damage, it is difficult to state what constitutes a safe level of alcohol consumption। यानी हमें फैक्टर्स इतने क्लियर नहीं है कि कौन से इसमें कंट्रीब्यूट करें, तो सेफ लेवल भी जो है मुश्किल होता है कि हम बताएं कि कौन सा सेफ लेवल है अल्कोहल कंजप्शन का। हेपेटोसेलुलर स्टीटोसिस जो है ये कॉज होती है बाय अल्कोहल थ्रू सेवरल मैकेनिज्म। पहले तो जो मेटाबॉलिज्म है एथेनॉल का बाय द अल्कोहलिक डीहाइड्रोजनेजेज और एसिटाल्डिहाइड डीहाइड्रोजनेज, ये जनरेट करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब ये क्या करवाएगा, ये शंटिंग जो है बढ़ा देगा सबस्ट्रेट्स की अवे फ्रॉम द कैटाबॉलिज्म एंड टुवर्ड द लिपिड बायोसिंथेसिस। ठीक है, कैटाबॉलिज्म नहीं हो रहा जबकि लिपिड बायोसिंथेसिस करवा देगा। दूसरा, सेकेंडली क्या होगा कि इथेनॉल जो है हमारी इम्पेयर कर देता है असेंबली और सिक्रीशन लाइपोप्रोटीन्स की। तो नेट इफेक्ट क्या प्रोड्यूस हो रहा है कि एक्यूमुलेशन हो रही है इंट्रासेलुलर लिपिड्स की। ठीक है, ये हुआ सारा मैकेनिज्म हेपेटोसेलुलर स्टीटोसिस का। अब अल्कोहलिक हेपेटाइटिस का कॉज अभी तक अनसर्टेन है, लेकिन ये स्टेम करता है फ्रॉम वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट्स अल्कोहल के या एथेनॉल के और उसके मेटाबोलाइट्स, जैसे कि एसिटाल्डिहाइड, जो हमें पता है कि मेजर मेटाबोलाइट है एथेनॉल का। ये क्या करवाएगा, ये लिपिड पर ऑक्सीडेशन इंड्यूस करवाएगा और एसिटाल्डिहाइड प्रोटीन एडक्ट फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, प्रोटीन एसिटाल्डिहाइड प्रोटीन एडक्ट, तो ये क्या करेंगे फर्दर जो है हमारे साइटोस्केलेटन को और मेम्ब्रेन के फंक्शन को डिस्टर्ब कर देंगे। इसके अलावा अल्कोहल ना डायरेक्टली हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन को और मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को भी अफेक्ट करता है। इसके अलावा रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ जनरेट होती हैं
ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ एथेनॉल, उसके दौरान, ठीक है, बाय द माइक्रोजोमल एथेनॉल ऑक्सीडाइजिंग सिस्टम। तो ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ जाके रिएक्ट करेंगी और डैमेज कर देंगी हमारी मेम्ब्रेन्स को भी और प्रोटीन्स को भी। तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ ऑल्सो न्यूट्रोफिल्स की वजह से भी प्रोड्यूस होती हैं, जो वहाँ पे हेपेटोसाइट की नेक्रोसिस में आके इन्फिल्ट्रेट कर गए ना न्यूट्रोफिल्स, वो भी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ प्रोड्यूस करेंगे। अब क्योंकि एसिटाल्डिहाइड की जनरेशन और फ्री रेडिकल्स जो है बहुत ज़्यादा होते हैं, मैक्सिमल होते हैं हमारे सेंट्री लोबुलर रीजन में, तो ये रीजन याद रखिएगा ज़्यादा ससेप्टेबल होता है टू टॉक्सिक इंजरी। पेरीसेलुलर और साइनोसॉइडल फाइब्रोसिस जो है पहले डेवलप करेगी इस एरिया में ऑफ द लोब्यूल, ठीक है। कंकरेंट जो है अगर वायरल हेपेटाइटिस है तो पार्टिकुलरली जो हेपेटाइटिस सी जो होता है, ये मेजर एसेलरेटर है लिवर डिजीज़ का इन द एल्कोहलिक, ये इसको फर्दर एसेलरेट कर देगा अगर साथ में पेशेंट को हेपेटाइटिस भी हो जाती है, स्पेशली हेपेटाइटिस सी। अब प्रिवेलेंस जो है हेपेटाइटिस सी की अमंग द इंडिविजुअल्स जिनको अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ है वो तकरीबन 30% है एंड वाइस वर्सा, यानी हेपेटाइटिस सी अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ वाले को हेपेटाइटिस सी हो जाती है 30%, या हेपेटाइटिस सी वाला अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ डेवलप कर देता है 30%। तो अननोन रीजंस की वजह से सिरोसिस डेवलप करती है सिर्फ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ क्रोनिक अल्कोहलिक्स में, ठीक है। पता नहीं है क्या रीज़न है, लेकिन स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ लोगों में सिरोसिस हो जाती है। अब विथ कंप्लीट एब्सटिनेंस अगर वो छोड़ दे अल्कोहलिक लेना तो एटलीस्ट पार्शल रिग्रेशन हो जाएगी जो स्कार्स बन गए हैं उनकी, और माइक्रोनोडुलर लिवर ट्रांसफॉर्म कर जाएगा इनटू पैरेनकाइमल रीजनरेशन के थ्रू इनटू द मैक्रोनोडुलर सिरोटिक ऑर्गन, यानी उसने बिल्कुल ही एब्सटिनेंस कर ली, अल्कोहल पीना छोड़ दी, तो उसकी स्कारिंग रिग्रेस करेगी पार्शली। अब उसका जो माइक्रोनोडुलर सा लिवर बन गया था उसमें पैरेनकाइमा अब रिग्रेस करेगा और मैक्रोनोडुलर सिरोटिक ऑर्गन बन जाएगा, जिसकी यहाँ पे फिगर भी शोन है 16.16 में, ठीक है। ये जो हम देख चुके हैं अल्कोहलिक क्रोनिक यूज़ की वजह से फैटी लिवर इस तरह का हो जाएगा, ठीक है। स्कारिंग की हमने कहा रिग्रेशन हो रही है, और रेयरली इसमें जो है सिरोसिस की भी रिग्रेशन ऑल टुगेदर हो सकती है, होगी, ठीक है। अब क्लिनिकल फीचर देख लें, जो अल्कोहलिक स्टीटोसिस है ये इनोक्यूस होगी या फिर ये आगे जाके राइस देगी टू हेपेटोमेगैली, ठीक है। अल्कोहलिक स्टीटोसिस की वजह से अब लिवर इनलार्ज हो गया है, हेपेटोमेगैली हो गई है, साथ में हमें माइल्ड एलिवेशंस भी मिलेंगी, सीरम जो बिलिरुबिन है वो बढ़ा हुआ होगा, अल्कलाइन फॉस्फेटेस भी बढ़ा हुआ होगा। सिवियर हेपेटिक कॉम्प्रोमाइज़ इज़ अनयूजुअल, अल्कोहल का अगर विथड्रॉल कर दिया जाता है और प्रोविज़न की जाए एडिक्वेट डाइट की तो यही इसमें सफिशेंट ट्रीटमेंट होता है। ये एस्टिमेट हुआ है कि तकरीबन 15 to 20 ईयर्स जो हैं बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल के नेसेसरी हैं कि वो आगे जाके अल्कोहलिक सिरोसिस करवा दे, लेकिन अल्कोहलिक हेपेटाइटिस जो है वो सिर्फ और सिर्फ हफ्तों से महीनों के अंदर ही हो जाती है अल्कोहल अब्यूज़ के, ठीक है। अब इसका ऑनसेट आपने याद रखना है कि ये टिपिकली एक्यूट ही होता है और ये ऑफन बस एक बाउट ऑफ पार्टिकुलरली हैवी ड्रिंकिंग के बाद जो है इसका ऑनसेट शुरू हो जाता है। सिम्टम्स और जो लैब एबनॉर्मलिटीज़ है वो रेंज कर सकती है मिनिमल से लेकर सीवियर। मोस्ट पेशेंट जो है वो मलेज के साथ एनोरेक्सिया, वेट लॉस और अपर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट के साथ टेंडर हेपेटोमेगैली फीवर के साथ प्रेजेंट करेंगे। टिपिकल जो फाइंडिंग हमें मिलती है वो है हाइपर बिलीरुबिनोमिया, ठीक है, बिलीरुबिन बढ़ा हुआ होगा और सीरम अल्कलाइन फॉस्फेटेस लेवल भी बढ़े हुए होंगे। न्यूट्रोफिलिक ल्यूकोसाइटोसिस, न्यूट्रोफिल्स बढ़ जाएंगे। सीरम में एलानिन और एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज भी हमें एलिवेटेड मिलते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर 500 यूनिट पर ml से बिलो ही रहेंगे। आउटलुक जो है अनप्रिडिक्टेबल है। हर एक जो बाउट है अल्कोहलिक हेपाटाइटिस का ये कैरी करता है 10 to 20% रिस्क होता है इसमें डेथ का। जिस तरह ये जो रिपीटेड बाउट है ना, इनमें सारे जो अभी हमने सिम्टम डिस्कस किए वो हमें मिलेंगे। अब जैसे जैसे फर्दर रिपीटेड बाउट्स होंगे तो सिरोसिस अपीयर हो जाती है तकरीबन 1/3 ऑफ द पेशेंट में, कुछ ही सालों के अंदर अब सिरोसिस हो जाएगी अल्कोहलिक हेपाटाइटिस के बाद। अब जो मेन मैनिफेस्टेशंस होती हैं ना अल्कोहलिक सिरोसिस की, वो बिल्कुल वैसी हैं जिस तरह बाकी फॉर्म्स हमने सिरोसिस की पढ़ी थी, अल्कोहलिक वाले में भी उसी तरह है। क्रोनिक अल्कोहलिक्स जो होते हैं उनमें एथेनॉल ही जो है मेजर सोर्स होता है कैलोरीज़ का इन द डाइट, ठीक है। वो ज़्यादातर अपनी डाइट में ज़्यादा कैलोरीज़ वाली चीज़ जो है वो एथेनॉल ले रहे होते हैं, तो उससे उनके बाकी न्यूट्रिएंट्स डिस्प्लेस हो जाएंगे, तो उनकी मेल न्यूट्रिशन हो जाएगी और विटामिन की उनको डेफिशिएंसीज हो जाती है, जिसमें थायमीन और विटामिन B12 ज़्यादा कॉमन है। अब इस तरह के कंपाउंडिंग इफेक्ट उनका डाइजेस्टिव फंक्शन भी इम्पेयर कर देंगे। प्राइमरीली उनको क्रोनिक गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल म्यूकोजल डैमेज हो जाएगा और पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है, ठीक
ठीक है, देखिए कितने नुकसान है। अब लॉन्ग टर्म आउटलुक जो है अल्कोहलिक पेशेंट्स के लिए विद द लिवर डिजीज़ वो वेरिएबल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ट्रीटमेंट का है कि हमने अल्कोहल से एब्सटिनेंस बिल्कुल ही कम्प्लीटली छोड़ना होगा अल्कोहल को पेशेंट को। अब 5 ईयर का जो सर्वाइवल रेट है वो 90% ऑफ द एब्सटिनर्स में आ गया है, यानी वो फर्दर 5 साल ज़िंदा रह सकते हैं अगर उन्होंने कम्प्लीटली छोड़ दी है अल्कोहल। और उनमें जो कि ज़्यादातर फ्री होंगे ऑफ द जॉन्डिस, ना ही उनको एसआईटीज़ हो ना ही उनको हेमेटिमेसिस हो, तो उनमें 5 ईयर का सर्वाइवल रेट है। लेकिन ये ड्रॉप कर गया है अब 50 to 60%, यानी पहले 90 था ना इस तरह के केस में, लेकिन 50 to 60% है इनका सर्वाइवल के चांसेस उन इंडिविजुअल्स में जो कि अभी तक भी थोड़ा बहुत अल्कोहल ले रहे हैं, कंटिन्यू टू इम्बाइब। तो अमंग वो लोग जिनमें एंड स्टेज अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ हो गई है, एंड स्टेज, तो उनमें इमीडिएट कॉज ऑफ डेथ कौन से होते हैं? उनको इस अल्कोहलिक डिजीज़ की वजह से हेपेटिक फेलियर हो जाता है, या जीआईटी में मैसिव गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हेमरेज हो जाती है, इंटरकरेंट कोई इन्फेक्शन हो जाता है यानी जिसकी वजह से ये इंडिविजुअल प्री डिस्पोज हुआ, और हेपेटोरीनल सिंड्रोम की वजह से भी डेथ होती है, या आखिर में 3 to 6% केसेस में उनको हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो जाता है और डेथ हो जाती है। समरी देखिए, हमने इसमें टॉपिक में अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ को डिस्कस किया कि अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ के 3 मेन मैनिफेस्टेशंस हमने डिस्कस की। हेपेटिक स्टीटोसिस होता है, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस होती है और फिर सिरोसिस हो जाती है, जो कि अलोन या फिर कॉम्बिनेशन में होगी। तो सिरोसिस हमने कहा कि टिपिकली 10 सालों के बाद ऑफ दी हैवी ड्रिंकिंग जो है डेवलप होगी सिरोसिस, लेकिन सिर्फ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ क्रोनिक अल्कोहलिक में ही सिरोसिस होती है, थोड़े लोगों में। अल्कोहलिक सिरोसिस जो है वो बिल्कुल वैसे ही क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम रखती है जिस तरह वायरल हेपेटाइटिस में हमने सिरोसिस में देखे। मल्टीपल जो पैथोलॉजिक इफेक्ट हैं अल्कोहल के, उसमें आता है कि लिपिड के मेटाबॉलिज्म में चेंजेस आएंगे अल्कोहल की वजह से, लाइपोप्रोटीन का ट्रांसपोर्ट जो है एक्सपोर्ट वो कम हो जाता है, और सेल की इंजरी हो जाती है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ की वजह से, और मेटाबोलाइट्स ऑफ दी अल्कोहल की वजह से भी सेल इंजर होता है। अब हम देखते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, जिसकी हमने मॉर्फोलॉजी तो देख ली है क्योंकि सेम ही थी। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ एक कॉमन कंडीशन है जिसमें फैटी लिवर डिजीज़ डेवलप कर जाती है उन लोगों में जो कि अल्कोहल ड्रिंक नहीं करते फिर भी उनको फैटी लिवर डिजीज़ हो रही है। अब लिवर जो होगा इसमें कोई भी 3 तरह के चेंजेस जो है वो हमें शो करेगा, जो हमने पहले डिस्कस की, स्टीटोसिस, स्टीटोहेपेटाइटिस और सिरोसिस, कोई भी 3। तो दो ऑन द एवरेज इन्फ्लामेशन इज़ लेस प्रोमिनेंट दैन इन द अल्कोहलिक लिवर डिजीज़, ठीक है। एवरेज जो इसमें इन्फ्लामेशन है वो लेस प्रोमिनेंट हो रही है बनस्बत जो हमने अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ डिस्कस की उसके। अब ये जो टर्म है नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस NaSH, ये हम यूज़ करते हैं टू डिस्क्राइब द ओवर्ट क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द लिवर इंजरी, जैसे कि इसमें जो है ट्रांसअमाइनेजेस बढ़ जाते हैं और हमें जो हिस्टोलॉजिक फीचर्स मिलते हैं हेपेटाइटिस के जो हमने पहले ही डिस्कस कर लिए हैं, तो उसके लिए हम नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस टर्म यूज़ करते हैं। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ जो है ये कंसिस्टेंटली एसोसिएट होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ और मेटाबॉलिक सिंड्रोम के साथ, ये भी इस पेशेंट में साथ में उसको होता है। बाकी जो कॉमनली एसोसिएटेड उनको एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं वो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है इस तरह के लोगों को, या उनकी फैमिली हिस्ट्री होती है इस कंडीशन की। ओबेसिटी नंबर 2, ये प्राइमरीली उनको सेंट्रल ओबेसिटी होती है, यानी उनका जो BMI है वो मोर देन 30 kg पर मीटर स्क्वायर होता है वाइट्स में और मोर देन 25 kg पर मीटर स्क्वायर एशियंस में। तो ओबेसिटी इसके साथ एसोसिएशन है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ के साथ। इसके अलावा डिस्लिपिडीमिया जिसमें हाइपर ट्राइग्लाइसराइडीमिया, लो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन यानी HDL कोलेस्ट्रॉल लो होगा, या फिर हाई जो है LDL कोलेस्ट्रॉल होगा, बैड कोलेस्ट्रॉल। इसके साथ साथ जो है हाइपरटेंशन भी इसकी एसोसिएशन हो सकती है। अब इसके नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ की पैथोजेनेसिस किस तरह है कि जो इसमें इनिशिएटिंग इवेंट्स होते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ में वो अपीयर होते हैं टू द डेवलपमेंट ऑफ ओबेसिटी एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस दोनों में एडिपोज टिश्यू में और लिवर में होगी। अब इस तरह के ये जो फैक्टर्स हैं ये कंबाइन होके बढ़ा देते हैं मोबिलाइजेशन हमारे फ्री फैटी एसिड्स की फ्रॉम द एडिपोज टिश्यू, जो कि फिर हेपेटोसाइट्स जो है वो उसको टेकअप करेगा और फिर स्टिमुलेट करेगा सिंथेसिस ऑफ द फैटी एसिड विद इन दी हेपेटोसाइट, ठीक है, वहाँ पे उसकी सिंथेसिस होगी। तो ये एस्टिमेट हुआ है कि तकरीबन हाफ ऑफ द लिपिड जो हमें हेपेटोसाइट्स में मिलते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ में वो हमारे एडिपोज टिश्यू से ही डिराइव हुए होते हैं, और उसमें बाकी जो रिमाइंडर है वो डिनोवो सिंथेसिस लिवर खुद ही कर रहा होता है फैटी एसिड्स की। अब प्रिसाइसली कैसे ये एक्यूमुलेशन हो रही है लिपिड्स की हमारे हेपेटोसाइट्स में, ये प्री डिस्पोज करता है टू द डेवलपमेंट ऑफ नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस, ये अभी तक नॉन नहीं है, ठीक है, नहीं पता हमें, और ये इन्वॉल्व कर सकता है सेवरल इंटर रिलेटेड मैकेनिज़म्स को।
बहुत ज़्यादा एक्सेसिव इंट्राहेपेटिक लिपिड्स और उनके जो मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स हैं, ये इंसुलिन की रेजिस्टेंस को हमारे लिवर में बढ़ा देंगे। इन लिपिड्स की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ेगी और पेशेंट जो है और मतलब सेंसिटाइज कर देंगे हेपेटोसाइट्स को टू द टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस। हेपेटोसाइट्स बहुत ही ज़्यादा सेंसिटाइज हो जाएंगे इस तरह के साइटोकाइंस के टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स से, जो कि हमारे मेटाबॉलिक सिंड्रोम में प्रोड्यूस हो रहे हैं इंक्रीज़ अमाउंट में। इसके साथ साथ हमारे हेपेटोसाइट्स जो होंगे नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस वाले पेशेंट में, वो इन्फ्लामेसोम एक्टिवेशन भी शो करेंगे। उसका भी एविडेंस हमें मिलता है। इन्फ्लामेसोम एक्टिवेशन पॉसिबली क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इफेक्ट्स होते हैं पार्टिकुलर लिपिड्स के, जो कि लोकली रिलीज़ करवा रहे हैं प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन इंटरल्यूकिन 1 का, जिसकी वजह से फिर इन्फ्लामेसोम एक्टिवेट हो रहा है। बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं लिपिड के मेटाबॉलिज्म के, वो अपीयर होंगे टू बी डायरेक्टली टॉक्सिक टू द हेपेटोसाइट। अब इसमें जो प्रपोज्ड मैकेनिज़्म है उसमें है कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ की, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्ट्रेस इंडक्शन हो रही है और हमारे माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन भी डिसरप्ट हो रहा है। तो इसलिए ये डायरेक्टली भी कुछ लिपिड मेटाबॉलिज्म के प्रोडक्ट्स टॉक्सिक होंगे हेपेटोसाइट को। लिवर की इंजरी जो इस तरह के वेरियस इंसल्ट से हो रही है, अब ये आखिर में स्टीलेट सेल एक्टिवेशन करवा देगी। जो हमारे स्टीलेट सेल्स हैं, कोलेजन की डिपोजिशन भी करवा देगा, लिवर में होगी, और हेपेटिक फाइब्रोसिस हो जाएगी, जो कि अलॉन्ग विद द ऑनगोइंग हेपेटोसाइट डैमेज आगे जाके फुल ब्लोन नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस करवा देगा। तो ये सारी इसकी स्टोरी पैथोजेनेसिस की है। नेक्स्ट अब आते हैं क्लिनिकल फीचर्स। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ जो है ये बहुत ही कॉमन कॉज है। इंसिडेंटल एलिवेशन हो जाती है इसमें सीरम ट्रांसअमाइनेजेस की। ठीक है, इंसिडेंटली ये पेशेंट को पता चलता है कि उसके सीरम ट्रांसअमाइनेजेस जो है वो बढ़े हुए होते हैं। मोस्ट इंडिविजुअल्स जिनको स्टीटोसिस है वो ज़्यादातर एसिम्प्टोमेटिक ही होते हैं। पेशेंट जिनको एक्टिव स्टीटोहेपेटाइटिस होती है या फाइब्रोसिस हो जाती है वो भी एसिम्प्टोमेटिक हो सकते हैं, लेकिन कुछ जो है उनको फटीग, मलेज और अपर राइट क्वाड्रेंट में डिस्कम्फर्ट, इसके अलावा कोई और सिवियर सिम्टम्स क्रोनिक लिवर डिजीज़ के हो सकते हैं। अब नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस को आइडेंटिफाई करने के लिए लिवर बायोप्सी रिक्वायर्ड होती है, और ताकि हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकें अनकॉम्प्लिकेटेड नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ना, स्टीटोहेपेटाइटिस ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो बायोप्सी के थ्रू हम इन दोनों का डिफरेंस करेंगे। अनफॉर्चुनेटली जो फ्रीक्वेंसी है प्रोग्रेशन फ्रॉम द स्टीटोसिस टू द एक्टिव स्टीटोहेपेटाइटिस एंड देन फ्रॉम द एक्टिव स्टीटोहेपेटाइटिस टू द सिरोसिस इज़ लो। ठीक है, यानी इन सब की जो प्रोग्रेशन होती है वो लो है फॉर्चुनेटली। अब 16.19 फिगर में देखिए, यहाँ पे नेचुरल हिस्ट्री लिखा हुआ है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ की। तो इस फिगर में देखें, इसमें आइसोलेटेड फैटी लिवर डिजीज़ जो है ये मिनिमल रिस्क शो करता है फॉर द प्रोग्रेशन इनटू सिरोसिस, या फिर इसमें जो है मोर्टेलिटी जो है इंक्रीज मोर्टेलिटी का भी जो है मिनिमल रिस्क होता है। जबकि ये जो नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस है ये ज़्यादा इंक्रीज्ड रिस्क होता है इसमें कि ओवरऑल मोर्टेलिटी हो, एज वेल एज इसमें ज़्यादा रिस्क है कि सिरोसिस भी हो जाए और हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। Nevertheless, non-alcoholic fatty liver disease is considered to be significant contributor to the pathogenesis of cryptogenic cirrhosis। यानी क्रिप्टोजेनिक वो सिरोसिस जिसमें कॉज नहीं पता होता, उसका जो है मेन कॉज हम कह सकते हैं कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ की वजह से क्रिप्टोजेनिक सिरोसिस होती है। ठीक है, अब क्योंकि इनमें जो है कॉमन रिस्क फैक्टर्स होता है ये शेयर करते हैं। अब जो इंसिडेंस है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का वो भी बढ़ गया है पेशेंट्स में जिनको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ है। कोरोनरी आर्टरी का इंसिडेंस बढ़ गया क्योंकि इसके रिस्क फैक्टर्स भी सेम है। अब करंट जो थेरेपी है वो डायरेक्टेड है टुवर्ड द ओबेसिटी रिडक्शन। ठीक है, उसकी रिडक्शन करनी होगी और इंसुलिन की रेजिस्टेंस को भी रिवर्स करना होगा, ये इसमें थेरेपी है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस जिनसे वेट लॉस हो, डाइट और एक्सरसाइज, ये अपीयर हुए हैं टू बी मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट। पीडियाट्रिक जो होती है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ ये इंक्रीजिंगली प्रॉब्लम बनती जा रही है एज अ ओबेसिटी एंड मेटाबॉलिक सिंड्रोम अप्रोच एपिडेमिक प्रोपोर्शन। अब बच्चों में जो है अपीयरेंस हिस्टोलॉजिक लेजन्स की वो समवट डिफरेंट होती है, जैसे कि इन्फ्लामेशन और स्कारिंग जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है उनके पोर्टल ट्रैक्स में और पेरी पोर्टल रीजन्स में। और मोनोन्यूक्लियर इन्फिल्ट्रेट जो है ना, रादर देन न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेट, ये मोनोन्यूक्लियर वाला प्रीडोमिनेट करता है उन बच्चों में। दैट्स इट। इसके बाद हमने ये समरी देख लिया। हमने नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ को डिस्कस किया, जिसमें हमने कहा कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ जो है मेटाबॉलिक सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड होता है, ओबेसिटी अगर हो पेशेंट को, टाइप 2 डायबिटीज़, डिसलिपिडीमिया और हाइपरटेंशन।
तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ में हमने चेंजेस देखे जो कि अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ के साथ ही एसोसिएटेड होते हैं, यानी स्टीटोसिस हो रही थी, नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस और सिरोसिस। आल्दो इनके जो फीचर्स होते हैं स्टीटोहेपेटाइटिस के, जैसे कि हेपेटोसाइट में बैलूनिंग होती है, मैलरी डैंक बॉडीज़ और न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन, ये हमें लेस प्रोमिनेंट मिलते हैं बनस्पत अल्कोहलिक रिलेटेड इंजरी के। ठीक है, यहाँ पे हमें इतने ये ज़्यादा नहीं मिल रहे थे ये चेंजेस। ठीक है, पीडियाट्रिक फिर हमने लास्ट में कहा कि पीडियाट्रिक नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ जो है वो आजकल बढ़ती जा रही है, रिकग्नाइज एज ओबेसिटी एपिडेमिक जिस तरह बढ़ रहा है और पीडियाट्रिक एज ग्रुप्स में स्प्रेड कर रहा है। तो आल्दो इसके हिस्टोलॉजिक पैटर्न डिफर करेगा समवट दैट सीन इन द एडल्ट्स, वो भी हमने देखा कि इसका हिस्टोलॉजिक पैटर्न कैसा है। हमने ये अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ इस चैप्टर से कंप्लीट किया। नेक्स्ट अब टॉपिक है इनहेरिटेड मेटाबॉलिक लिवर डिजीज़। आल्दो कुछ बहुत से इनहेरिटेड मेटाबॉलिक लिवर डिजीज़ जो हैं होती है, लेकिन सिर्फ कुछ जो है इनमें रिलेटिवली कॉमन है और पैथोजेनेटिकली जो है इंटरेस्टिंग एंटिटीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसमें हेरिडिटरी हीमोक्रोमेटोसिस, विल्सन डिजीज़ और अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हीमोक्रोमेटोसिस। हीमोक्रोमेटोसिस हमें पता है कि बहुत ज़्यादा जब अब्जॉर्प्शन हो जाए आयरन की, जो कि प्राइमरीली हमारे डिपॉजिट हो जाएगा पैरेनकाइमल ऑर्गन्स में, जैसे लिवर के अंदर, पैनक्रियाज में, एज वेल एज हार्ट में, जॉइंट्स और एंडोक्राइन ऑर्गन्स में, तो इसकी वजह से ये हीमोक्रोमेटोसिस होगा। तो ये ज़्यादातर रिजल्ट करता है किसी इनहेरिटेड डिसऑर्डर की वजह से, जैसे हेरिडिटरी हीमोक्रोमेटोसिस होती है। जब आयरन एक्यूमुलेशन होगी एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ पैरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आयरन, जब हम दे रहे हैं आईवी में आयरन, तो उसकी वजह से आयरन की जो ऑब्जॉर्प्शन होगी तो वो ज़्यादातर ट्रांसफ्यूजन्स की फॉर्म में होती है। इसको हम कहते हैं एक्वायर्ड हीमोक्रोमेटोसिस। सेकेंडरी आयरन का ओवरलोड जो है ये कॉम्प्लिकेट कर सकता है डिजीज़ को, जो कि एसोसिएटेड है विथ परसिस्टेंट इनफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस, पार्टिकुलरली जैसे थैलेसीमिया हो गया या माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम। तो इनमें हमें पता है कि इनफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस होती है, और अगर इन पे और ज़्यादा सेकेंडरी आयरन ओवरलोड हुआ ट्रांसफ्यूजन वगैरह की फॉर्म में, तो और ज़्यादा डिजीज़ कॉम्प्लिकेट हो सकती है। तो जिस तरह हमने चैप्टर 12 में डिस्कस किया हीमोडायनेमिक वाले, हेमेटोपोइटिक एंड लिम्फोइड सिस्टम वाले चैप्टर में, कि हमारा जो टोटल बॉडी आयरन पूल है वो रेंज करता है 2 से लेके 6 ग्राम नॉर्मल एडल्ट्स में। ठीक है, और तकरीबन इसमें 0.5 ग्राम हमारे हेपेटोसाइट्स के अंदर स्टोर होता है। सीवियर हीमोक्रोमेटोसिस में जो टोटल आयरन है वो अब बढ़ जाएगा, यानी 2 to 6 था ना, लेकिन अब वो 50 ग्राम तक बढ़ जाएगा और इसका 1/3 हमारे लिवर में एक्यूमुलेट हो जाता है। फुली डेवलप्ड जो केसेस होंगे वो क्या एग्जिबिट करेंगे हीमोक्रोमेटोसिस के, उनको नंबर 1 माइक्रोनोडुलर सिरोसिस होगी, नंबर 2 डायबिटीज़ मिलाइटिस होगी, जो कि तकरीबन 80% पेशेंट्स को होती है, और तीसरा इनमें एबनॉर्मल स्किन पिगमेंटेशन हमें मिलेगी अप टू 80% ऑफ द पेशेंट्स में। अब हीमोक्रोमेटोसिस की पैथोजेनेसिस इस तरह है, क्योंकि इसमें हमें पता है कि कोई भी रेगुलेटेड आयरन एक्सक्रीशन नहीं हो रही होती बॉडी से, तो टोटल जो बॉडी कंटेंट है आयरन का वो टाइटली हमारा रेगुलेट होता है इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन के थ्रू, जो हम चैप्टर 12 में भी डिटेल में डिस्कस करके आए हैं कि हेप्सिडिन जो है ये एक सर्कुलेटिंग पेप्टाइड हार्मोन होता है, जो एक नेगेटिव रेगुलेटर ऑफ द इंटेस्टाइनल आयरन अपटेक की तरह एक्ट करता है। ठीक है, तो अगर डाइवर्स म्यूटेशंस आती हैं सेवरल जीन्स में, ये डिस्क्राइब हुई हैं हेरिडिटरी हीमोक्रोमेटोसिस में। ठीक है, म्यूटेशंस आ जाती हैं, ये सारी क्या करती हैं, हमारे हेप्सिडिन के लेवल को कम कर देंगी या बिल्कुल हेप्सिडिन के फंक्शन को ही ख़त्म कर देंगी ये म्यूटेशंस। तो वट एवर द अंडरलाइंग डिफेक्ट इज़, जो नेट रिजल्ट है वो यही है कि इंटेस्टाइन से अब्जॉर्प्शन हमारी हेप्सिडिन ना होने की वजह से बढ़ जाएगी, डाइटरी आयरन बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब होगा और फिर वो एक्यूमुलेट करता जाएगा, 0.5 से 1 ग्राम आयरन पर ईयर एक्यूमुलेट करेगा। मोस्ट फ्रीक्वेंटली हमें पता होना चाहिए कि म्यूटेटेड जीन जो है पेशेंट्स में जिनको हेरिडिटरी हीमोक्रोमेटोसिस है वो है HFE जीन। HFE जीन हमारे क्रोमोसोम नंबर 6 पे लोकेटेड होता है, क्लोज टू द HLA जीन क्लस्टर। ये HFE जो है इनकोड करता है HLA क्लास 1 लाइक मॉलिक्यूल्स को, जो कि रेगुलेट भी करते हैं सिंथेसिस ऑफ द हेप्सिडिन इन द हेपेटोसाइट्स, उसके सिंथेसिस को रेगुलेट करते हैं। तो इसी में म्यूटेशन आ गई है। अब मोस्ट कॉमन HFE म्यूटेशन होती है सिस्टीन टू टायरोसिन सब्सटीट्यूशन एट अमाइनो एसिड 282 C282Y, सिस्टीन टू टायरोसिन। ठीक है, ये सब्सटीट्यूशन म्यूटेशन है। अब ये जो म्यूटेशन है ये हमारे HFE प्रोटीन को ही इनएक्टिवेट कर देगी, जो कि प्रेजेंट होता है तकरीबन 70% ऑफ द पेशेंट जो हेरिडिटरी हीमोक्रोमेटोसिस के साथ डायग्नोस्ड होते हैं, और मोस्ट कॉमन है ये यूरोपियन पॉपुलेशंस में। ठीक है, इस HFE जीन में जो म्यूटेशन आई है उसने HFE प्रोटीन को इनएक्टिवेट कर दिया है।
इसके अलावा सेवरल और भी म्यूटेशंस जो है राइज दे सकती हैं हीमोक्रोमेटोसिस को, जैसे कि अगर HFE में म्यूटेशन आ जाए एज वेल एज इसके अलावा ट्रांसफेरिन रिसेप्टर 2 में भी म्यूटेशन आती है और हेप्सिडिन में खुद में भी म्यूटेशन हो सकती है। तो इस तरह के केसेस में फिर जो क्लिनिकल कंडीशन होगी वो माइल्डर होगी विद सम ऑफ दीज अल्टरनेटिव म्यूटेशन एंड मोर सिवियर विद द अदर्स। कभी कभार जो मैनिफेस्टेशन है यंग एडल्ट्स में या इवन ड्यूरिंग चाइल्डहुड भी मिल सकती है हीमोक्रोमेटोसिस की मैनिफेस्टेशंस। अब वट एवर द अंडरलाइन कॉज, जो ऑनसेट है डिजीज़ का वो टिपिकली 20 ग्राम ऑफ स्टोर्ड आयरन के बाद जो है हमें ऑनसेट मिलता है। जब 20 ग्राम से जो है 20 ग्राम जितना मतलब आयरन जब एक्यूमुलेट कर जाए उसके बाद जो है ऑनसेट होगा डिजीज़ का। तो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव आयरन हमें तो हमारे लिए होस्ट के लिए जो है टॉक्सिक होता है, डायरेक्टली टॉक्सिक उसके टिश्यूज़ के लिए। मैकेनिज्म लिवर इंजरी का जो है वो फॉलोइंग है। एक तो इसमें लिपिड की परऑक्सीडेशन हो जाती है विया द आयरन कैटेलाइज्ड फ्री रेडिकल रिएक्शंस, ठीक है, इस वजह से लिपिड परऑक्सीडाइज करेंगे। दूसरा इसमें ना कोलेजन फॉर्मेशन की स्टिमुलेशन होती है। कैसे? क्योंकि हमारे हेपेटिक स्टीलेट सेल्स एक्टिवेट हो रहे हैं, वो कोलेजन की फॉर्मेशन कर देंगे। तीसरा हमारे लिवर में जो डीएनए डैमेज है वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ की वजह से हो जाता है। तो डीएनए अब डैमेज हो गया तो इससे लीथल सेल इंजरी हो जाएगी या फिर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा की तरफ प्री डिस्पोजिशन हो जाती है। डिलीटेरियस इफेक्ट्स आयरन के हमारे सेल्स के ऊपर जो है वो फैटली इंजर्ड नहीं होते। वो सेल्स मतलब जो फैटली अभी इंजर्ड नहीं हुए उनके उन सेल्स के ऊपर जो आयरन का डिलीटेरियस इफेक्ट है वो रिवर्सिबल होता है, ठीक है। और अगर हमने एक्सेसिव आयरन को रिमूव कर दिया, अगर ऐसी कोई थेरेपी दी, तो फिर हमारे टिश्यू का फंक्शन जो है उसकी रिकवरी हो सकती है। अब मॉर्फोलॉजी देखिए हीमोक्रोमेटोसिस में, इसके जो मॉर्फोलॉजिक चेंजेस हैं सिवियर वाली हीमोक्रोमेटोसिस में वो कैरेक्टराइज हुए हैं कि हमें नंबर 1 प्रिंसिपली टिश्यू डिपोजिशन हो जाएगी हीमोसिड्रिन की। कौन से ऑर्गन्स में? फॉलोइंग ऑर्गन में देखें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सिवियरिटी के साथ है। सबसे ज़्यादा लिवर में होगी, फिर पैनक्रियाज में डिपोजिशन, मायोकार्डियम, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड एंड पैराथायरॉयड ग्लैंड्स, जॉइंट्स एंड स्किन, ठीक है। ये ऑर्डर है, इस तरह से ये डिपोजिशन होगी। दूसरा सिरोसिस हो जाती है। तीसरा पैनक्रियाटिक फाइब्रोसिस हो जाएगी। अब लिवर के अंदर आयरन जो है वो एविडेंट होगा, पहले हमें गोल्डन येलो कलर के हीमोसिड्रिन के ग्रेन्यूल्स नज़र आएंगे पेरीपोर्टल जो हमारे हेपेटोसाइट्स हैं उनके साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है, ये ग्रेन्यूल्स जो कि हिस्टोकेमिकली हम प्रूशियन ब्लू के साथ इसको स्टेन भी कर सकते हैं। इस फिगर में देखिए ये